हेलो मेरे प्यारे सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, देखिए डीसी लाइन आपके लिए लेकर के आया है आरंभ सीरीज एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट। देखिए सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी कि उनको अपनी जो क्लासेस हैं वो सीए स्टूडेंट्स या सीएस स्टूडेंट्स के साथ में देखनी होती थी। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ टॉपिक सेम है, तो उनको उनके साथ में ही पढ़ना पड़ता था। इवन मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी देखा है कि सीएमए वाले बच्चों को सीए और सीएस के साथ में मर्ज करके पढ़ाया जाता है। लेकिन डीसी लाइन ने आपकी इस प्रॉब्लम को दूर किया और आपकी इस प्रॉब्लम को समझा भी, ताकि आपके लिए एक सेपरेट एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए फाउंडेशन आपके लिए एक अलग से बैच बनाया गया है, अलग से आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करी गई हैं। और देखो आपका इंस्टीट्यूट अलग है, आईसीएमआई अलग है आईसीएसआई से और आईसीएआई से। तो जब इंस्टीट्यूट अलग है, पेपर का पैटर्न अलग है, क्वेश्चंस अलग हैं, तो आप लोगों को किसी के साथ में सीए स्टूडेंट्स या सीएस स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ने की जरूरत क्या है। तो इस वजह से आपके लिए एक सेपरेट बैच लेकर के आया है, सेपरेट क्लासेस लेकर के आया है डीसी लाइन। तो चलिए, मैं एडवोकेट एंड सीएस प्रतीक श्रीवास्तव आप लोगों को लॉ बेसिकली पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ के सब्जेक्ट को। लॉ आप पहली बार पढ़ रहे होगे, राइट। लॉ आप पहली बार पढ़ रहे हो क्योंकि 12th तक स्टूडेंट क्या करता है, अकाउंट्स पढ़ता है, इको पढ़ता है, ये सारे टॉपिक्स तो आपने पढ़े होंगे। लेकिन लॉ आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, लॉ को कैसे समझा जाता है, लॉ को पढ़ने का तरीका क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आरंभ सीरीज में लॉ का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू लॉ। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस को लेकर के मैं गो थ्रू करवाऊंगा कि आपके सिलेबस में है क्या। देखिए आपके सिलेबस का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, जिसमें जो बिजनेस लॉज है इसका वेटेज आपका 80% का है, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो है वो है आपका 20% का। जो 80% आप बिजनेस लॉज पढ़ोगे, तो बिजनेस लॉज में आप क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन टू लॉ, उसमें सोर्सेस वगैरह के बारे में बताया गया है। दूसरे नंबर पे आता है आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तीसरे नंबर पे आता है सोगा यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसके बाद में आता है एनआई एक्ट यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इंट्रोडक्शन टू लॉ का जो वेटेज है आपका एग्जाम में, यानी कि 80% जो बिजनेस लॉस का पोर्शन आएगा, उसमें से 10% जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो इंट्रोडक्शन टू लॉ के मिलेंगे। 30% सबसे ज्यादा जो वेटेज होने वाला है वो आईसीए यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा। 30% क्वेश्चंस आपको आईसीए से मिलेंगे। उसके बाद में 20% क्वेश्चंस जो होंगे वो सोगा के होंगे और 20% क्वेश्चंस आपके होंगे एनआई एक्ट के। तो टोटल मिलाकर के देखिए 30, 20, 50, 20, 70 और 10, 80% पेपर आपका कंप्लीट हुआ। ये सबको पता है कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड होगा। टोटल मिला करके आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, अगर आपने मेरे साथ में लग करके पढ़ाई करी है, सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ली हैं, तो ये 50 में से 50 क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हो। इतना कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर पेपर जाने से पहले। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वो इंट्रो टू लॉ का है, यानी इंट्रोडक्शन टू लॉ। लॉ होता क्या है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो लॉ को समझना बहुत जरूरी है। लॉ का मतलब सबको पता होगा कानून। कानून होता क्या है? कानून बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। देखिए, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब आप सोचो कि जब आप सोसाइटी में बहुत सारे लोगों के साथ में रह रहे हो तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना जरूरी है ना, ताकि लोगों को परेशानी ना हो एक दूसरे से। हर एक को पता है कि हमको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, और अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। हो सकता है हमको पनिशमेंट भी मिले, हो सकता है फाइन इंपोज हो जाए, हो सकता है इंप्रिजनमेंट भी हो जाए। तो बेसिकली सोसाइटी में रहने का तरीका बताता है कानून, सोसाइटी में रहने का तरीका बताता है लॉ। तो सोसाइटी में रहने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसी चीज को डिफाइन करता है लॉ। तो लॉ आता कैसे है, लॉ बनता कैसे है, लॉ के सोर्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। लॉ एज अ टूल ऑफ गवर्नेंस हैज ऑलवेज बीन डायनेमिक
in nature. Over centuries it has evolved to meet the changing needs of society. अब देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस तो सालों से चलते चले आ रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन कोई ऐसा नहीं कि आज से बने हैं या जब देश आज़ाद हुआ तब से बनने शुरू हुए। रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत समय से चलते चले आ रहे हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी तो वो बनाती थी, जब मुगल्स रूल करते थे तो मुगल्स बनाते थे, मुगल से पहले इंडिया में राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत समय से चलते आ रहे हैं, लेकिन उन रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको समय के अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ता है। जैसे जैसे समय बदलता है, लोगों के रहने का तरीका, लोगों के सोचने का तरीका बदलता है, वैसे वैसे लॉ को भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो समय के अकॉर्डिंग लॉ को चेंज करना जरूरी होता है। तो बेसिकली HLA हार्ट के अकॉर्डिंग लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द सोसाइटी। जैसा कि मैंने बताया, लॉ रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर, मेंटेन्स सोशल ऑर्डर एंड एंश्योर जस्टिस। तो अगर बेसिकली सोसाइटी में जहां पर हम लोग रह रहे हैं, अगर सोसाइटी में किसी ने भी गलत काम किया तो सामने वाला जस्टिस के लिए कहां पर जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसको जस्टिस कैसे मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें डिफाइन करता है लॉ। आगे देखते हैं। अब देखिए स्कोप ऑफ स्टडी, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोर्सेज ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले, यानी कि थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री भी बताई गई है, आज़ादी के पहले लीगल सिस्टम कैसा था। लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में लॉ कैसे बनता है। लेजिस्लेटिव वर्ड का मतलब होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस। कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, कोर्ट का क्या सिस्टम रहता है, और प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस वाले चैप्टर में कवर अप करेंगे। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू सोर्स ऑफ लॉ इन मॉडर्न इंडिया, यानी आज के समय में। मॉडर्न इंडिया का मतलब क्या हो गया, आज के समय में लॉ के सोर्सेस क्या है। लॉ का सोर्स का मतलब क्या हुआ, लॉ कैसे आता है, कहां से आता है। तो आज के समय में लॉ कहां से आता है, ये चीज यहां पर बताता है। देखिए, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न इंडियन लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। देखो, देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन असली आज़ादी जो पब्लिक को मिली थी वो कब मिली थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्फोर्स हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इन्फोर्स हुआ था, यानी कि कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बोला गया सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में पता चला कि ये देश चलेगा कैसे, देश में जो लोग रहते हैं उनके पास में क्या अधिकार होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम लॉ बोला गया, यानी सबसे बड़ा कानून। और आप यकीन मानो, आज की डेट में पूरा का पूरा जो देश चल रहा है ना, वो संविधान की वजह से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से चल रहा है। गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी, प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होगा, लॉ कैसे बनेगा, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं, लोगों के क्या क्या राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हर एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो इस वजह से आज की डेट में जो देश चल रहा है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही चल रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि देश में कानून किस तरीके से बनाए जाएंगे। तो जो सबसे बड़ा सोर्स है लॉ का, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें, देखिए, विच लेज डाउन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस एंड लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, पर्सनल बिलीफ्स, प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अभी ये सारे टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं हल्का हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। जैसे कस्टम एंड प्रैक्टिसेस, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हो गया, कस्टम का मतलब हो गया रीति रिवाज। जब भी कानून बनाया जाता है ना, तो ये देखा जाता है कि भाई रीति रिवाज क्या कहते हैं। कस्टम दो तरह के होते हैं, देखो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे रीति रिवाज जो सालों से चले आ रहे हैं, सदियों से चलते चले आ रहे हैं। जैसे सपोज कि हिंदुओं में शादी होती है तो शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं। ये 7 फेरे क्या है, ये रीति रिवाज तो हैं। अब इन रीति रिवाजों से अगर किसी को नुकसान नहीं है, सदियों से चलते चले आ रहे हैं और लोगों की आदतों में बस चुके हैं, तो लॉ ऐसे कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करता है, लॉ ऐसे कस्टम्स को मान्यता देता है। लेकिन अगर कस्टम ऐसे हैं जो गलत है, सोसाइटी के अगेंस्ट में, लेकिन सदियों से चलते चले आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉ उसको भी रिकॉग्नाइज कर देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कस्टम अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, लेकिन जो खराब कस्टम्स है उनको लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। जैसे चाइल्ड मैरिज
पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड। अब ये भी तो कस्टम में थी, सदियों से चलती चली आ रही थी, सती प्रथा सदियों से चलती चली आ रही थी, लेकिन इसको एबॉलिश किया गया ना, इसको खत्म किया गया। डाउरी सिस्टम, ये भी रीति रिवाज है, सदियों से चलता चला आ रहा है, लेकिन ये गलत है ना। तो हर एक कस्टम को रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, केवल वही कस्टम जो बहुत पुराने हैं, सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है, सोसाइटी के लिए सही है, लोगों की आदतों में आ चुके हैं, तो उनको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। और लॉ को बनाते समय ऐसे कस्टम्स को हमेशा कंसिडर भी किया जाता है। पर्सनल बिलीफ्स, देखिए पर्सनल बिलीफ्स आप जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देता है। उन फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास में बहुत सारे राइट हैं, जैसे राइट ऑफ रिलीजन, हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, ये सारे हमारे पर्सनल राइट्स होते हैं। इनमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता और ना ही गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में कोई भी कानून बना सकती है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अगर कभी भी गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, तो पर्सनल बिलीफ्स को भी कंसिडर किया जाता है। प्री एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स, अब देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया कि लॉ कैसे बनेगा, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के पहले क्या देश में कानून नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। जैसे आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो अब देखो 1872, 1881, 1930, ये सारे आज़ादी के पहले के कानून है ना। तो ये कानून किसने बनाए होंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए होंगे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या हुआ कि इन सारे कानूनों को अडॉप्ट किया गया। क्यों अडॉप्ट किया गया, उसके पीछे की भी वजह है। देखो जैसे लॉ बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो हमारी आदतों में आ जाते हैं, हमारे हैबिट्स में आ जाते हैं। आप अचानक से आदतें चेंज नहीं हो सकती ना, अचानक से रातों रात कानून चेंज नहीं हो सकते ना। और आप रातों रात सारे के सारे कानून चेंज कर दोगे तो लोग पढ़ेंगे कैसे, लोग समझेंगे कैसे? क्या लोगों के पास में इतना टाइम है? क्या लोगों के पास में उतनी नॉलेज है? नहीं है ना। तो जो कानून बहुत समय से चलते चले आ रहे थे, लोगों की आदतों में आ चुके थे, और वो कानून हमारे देश के माहौल के हिसाब से सही भी थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि भाई ऐसे कानूनों को खत्म नहीं करेंगे, ऐसे कानून को कंटिन्यू करेंगे, वो कानून चलते रहेंगे। अब जैसे सपोज करो कि बहुत समय से चलता चला आ रहा है, जैसे आप कार चलाते हो या बाइक चलाते हो, तो रेड लाइट जलती है तो आप क्या करते हो? गाड़ी रोक लेते हो। ग्रीन जलती है तो आप गाड़ी मूव कर लेते हो। तो ये अब आपकी आदत में आ चुका है ना। अब सपोज करो अचानक से गवर्नमेंट लॉ चेंज कर दे, नोटिफिकेशन ले आए कि अब ग्रीन लाइट में स्टॉप करना है और रेड लाइट में चलना है, तो बहुत सारे लोग बहुत हफ्तों तक, बहुत महीनों तक अपनी आदत चेंज नहीं कर पाएंगे, हर एक का चालान कटेगा। पता चला रेड लाइट हुई, लॉ के हिसाब से मूव करना है, लेकिन हमने गाड़ी वहीं पर खड़ी रखी, अब जाम लग गया। तो ये हमारी आदत में आ चुका है ना, रेड लाइट का मतलब स्टॉप है, ग्रीन लाइट का मतलब मूव करना है। तो लॉ बेसिकली बेटा आदतों में आ जाते हैं, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर कोई भी पुराने लॉज हैं और वो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं, तो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं है, तो ऐसे कानूनों को हम अडॉप्ट करेंगे, और उसको बोला जाता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले के कानून, वो आज भी एप्लीकेबल हैं। ठीक। दूसरा होता है ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन, इसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं पहले अब देखो यहां पर सोर्सेस ऑफ लॉ इन इंडिया को क्लासिफाइड किया गया है कि जो लॉ के सोर्स होते हैं ना, लॉ कहां से आता है, तो उसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले तो यहां पर स्टैट्यूट्स का मतलब बताया गया है। स्टैट्यूट्स होते क्या है? स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लॉ, कानून। देखो स्टैट्यूट्स में किसको किसको इंक्लूड किया गया है, तो सबसे पहले तो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनने के पहले या बनने के बाद जितने भी कानूनों को अडॉप्ट किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितने भी पुराने कानूनों को अडॉप्ट किया है, वो भी स्टैट्यूट की डेफिनेशन में आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने के बाद जितने भी कानून हैं जिनको हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बनाया गया है, वो भी स्टैट्यूट की डेफिनेशन में आएंगे। दूसरा देखिए, लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब हमारे देश में कानून कहां बनते हैं? हमारे देश में कानून बनते हैं पार्लियामेंट में। तो अगर पार्लियामेंट में कोई भी कानून बनाया गया है तो वो भी स्टैट्यूट की डेफिनेशन में आएगा। और स्टेट लेजिस्लेचर, देखो हमारे देश में दो तरह के कानून होते हैं। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है वो पूरे के पूरे देश के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो विधानसभा बनाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, वो केवल और केवल उस स्टेट की टेरिटरी तक एप्लीकेबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
यूपी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। तो यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की जितनी भी टेरिटरी है वो कानून केवल और केवल यूपी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। यूपी के पड़ोस में दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यूपी के पड़ोस में बिहार है, बिहार के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो केवल और केवल यूपी के ऊपर एप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंडिया में दो तरीके से लॉ बनते हैं। अगर पूरे देश के लिए कानून बनाना है तो पार्लियामेंट में, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में लॉ बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब विधानसभा। विधानसभा वर्ड आपने सुना होगा देखिए, और इस तरीके के कानून तब तक चलते रहेंगे जब तक उसको पूरी तरीके से रिपील या कैंसिल ना कर दिया जाए, या अगर उसका कोई एक हिस्सा भी रिपील करना है तो अगर एक हिस्सा रिपील कर दिया गया यानी कि उसको खत्म कर दिया गया तो फिर वो कानून वहीं पर ही खत्म हो जाएगा, और अदरवाइज वो कानून हमेशा चलता रहेगा जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि अब इस कानून को रिपील किया जाता है, अब इस कानून को खत्म किया जाता है, तब तक वो कानून चलता रहेगा। और कानून चलता रहेगा तो इंडिया का जो कोर्ट सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारे के सारे कोर्ट उस कानून को फॉलो करेंगे। अब दूसरा आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अब देखो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होता है, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, मैंने कहा आगे उसको डिटेल में बताएंगे। देखो हमारे यहाँ जो केसेस होते हैं ना, वो दो तरीके के केसेस होते हैं, एक होते हैं सिविल केसेस और एक होते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस का मतलब जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी हो गई, चोरी हो गई, फ्रॉड हो गया, ये सारे के सारे केसेस आते हैं क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है, डिवोर्स से रिलेटेड कोई केस है, विल से रिलेटेड कोई केस है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कोई केस है, ये सारे के सारे आते हैं सिविल केसेस में। ठीक, अब इंडिया में अगर कोई भी केस होता है तो वो कहां जाता है, वो कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट हमेशा क्या फॉलो करेगी, कोर्ट हमेशा फॉलो करती है लॉ को, कानून को। यानी अगर कोर्ट के पास कोई भी मैटर पहुंचा तो कोर्ट देखेगी कानून में क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन दे देगी। समस्या तब खड़ी होती है जब किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर के कोई कानून बना ही ना हो। कोर्ट के सामने एक ऐसा मैटर आ गया जिसपे कोई कानून ही नहीं बना, अब कोर्ट क्या करेगी? तो वहां पर बेटा ये होता है कि अगर सपोज करो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यार इस चीज को लेकर के तो कोई कानून बना ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से कोई जजमेंट पास कर दिया। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से जजमेंट केवल और केवल सिविल केसेस में दे सकती है, क्रिमिनल केसेस में नहीं। क्रिमिनल केसेस में तो हमेशा और हमेशा आपको लॉ के ही अकॉर्डिंग डिसीजन देना है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस आ भी गया जिसमें जज को ऐसा लग रहा है कि यार इसने गलत काम किया है, लेकिन उसको लेकर के कोई कानून नहीं, तो उस आदमी को फ्री कर दिया जाएगा क्रिमिनल केसेस में। सिविल केसेस में क्या होता है कि अगर कोई भी कानून नहीं बना है किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, वो मैटर कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करती है और अपना दिमाग लगा करके, जब अपना दिमाग लगाती है ना, उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना और बहुत सारी चीजें, अभी आप धीमे धीमे करके आगे पढ़ोगे, तो उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास कर देती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास करती है तो उसका जो जजमेंट होता है वो बाउंड हो जाता है लोअर कोर्ट्स के ऊपर, यानी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब कल को अगर मान लीजिए कि सेम सब्जेक्ट मैटर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस आया या हाई कोर्ट में कोई भी केस आया, तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या जजमेंट दिया था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था वही जजमेंट हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉलो करेंगी। मेरी बात समझ में आई? तो जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं उसको भी स्टैच्यूट की तरह से, लॉ की तरह से ही ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना जजमेंट देंगी, अपना डिसीजन देंगी, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग देंगी, और वो एक तरीके का लॉ का ही काम करता है। देखिए केस लॉस जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, जो कस्टम एंड पर्सनल लॉस का मतलब जैसे हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, क्रिश्चियन लॉज हो गया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, तो इन ये सारे रिलीजियस लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज इसको बोला जाता है। तो इसको भी स्टैच्यूट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में देखिए ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस एंड अदर मैंडेट्स। अब देखो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, पीछे आया था। हमारे देश में जो कानून बनता है वो कहां पर बनता है, अभी मैंने आपको बताया पार्लियामेंट में बनता है, या अगर स्टेट के लिए बनना है तो स्टेट लेजिस्लेचर बनना है। पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया, पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये सबको पता होगा। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के जो सेशंस होते हैं वो 12 महीने तो चलते नहीं रहते हैं। मॉनसून सेशन आता है, विंटर सेशन आता है, समर सेशन आता है, लेकिन साल भर नहीं चलते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट के सेशंस नहीं चल रहे हैं और अचानक से कोई इमरजेंसी अराइज हो गई और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लग रहा है कि यार इस समय इस कानून की जरूरत है,
तो क्या पार्लियामेंट के सेशंस होने का वेट किया जाएगा? नहीं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में ये पावर है जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको देता है कि ऐसी इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, ऐसी इमरजेंसी के समय में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं और वहां पर जो कानून पास करते हैं, जो रेगुलेशंस पास करते हैं, उसी को ही बोला जाता है ऑर्डिनेंस। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ऑर्डिनेंस की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून की होती है। ऑर्डिनेंस को ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने नहीं बनाया तो उसको हल्के में लिया जाएगा ना। ऑर्डिनेंस की बिल्कुल वैसे ही वैल्यू होगी जैसे कि ये पार्लियामेंट में बनाओ। उसी तरीके से स्टेट के लिए यह पावर मिलती है गवर्नर ऑफ स्टेट को, जो स्टेट का गवर्नर होता है, राज्यपाल। तो अगर कभी भी स्टेट लेजिस्लेचर के सेशन नहीं चल रहे हैं, विधानसभा के सेशन नहीं चल रहे हैं, तो वहां पर गवर्नर के पास में राइट है कि गवर्नर उस इमरजेंसी के दौरान कोई भी कानून पास कर सकता है। उसी कानून को बोला जाता है ऑर्डिनेंस, लेकिन वो ऑर्डिनेंस केवल और केवल राज्य के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? उसको भी लॉ में इंक्लूड किया जाता है, उसको भी लॉ के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। लेकिन ऑर्डिनेंस में और भी सारी चीजें हैं। ऑर्डिनेंसेस तो हैं, साथ में अगर कोई भी रूल्स पास किए गए, कोई भी रेगुलेशंस पास करी गई, कोई भी बायलॉज हैं, कोई भी नोटिफिकेशंस इशू किए गए, ये सारी की सारी चीजें लॉ में इंक्लूड करी जाती हैं और ये सारी की सारी चीजें सोर्सेज ऑफ लॉ का पार्ट मानी जाती हैं। आगे देखते हैं। अब देखो स्टैट्यूट्स का यहाँ पर मतलब बताया गया, सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताया। तो देखिए स्टैट्यूट्स कहाँ पर बनते हैं, मैंने अभी आपको बताया पार्लियामेंट में बनते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा। लेकिन यहाँ पर इसको देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर और एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस का मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को बनाने का तरीका दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि कानून कौन कौन से लोग बना सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट मैटर पे बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कानून बनाने की पावर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिली है कि वो कानून बना सकता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिली है कि वो कानून बना सकती है। अब लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कौन से मैटर्स पे कानून बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से मैटर पे कानून बनाएगी, तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, है ना, पोस्ट ऑफिस हो गया। तो इन सारी चीजों को लेकर के अगर कोई भी लॉ बना सकता है तो वो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम दिए गए उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट। ठीक। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट का मतलब स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स दिए गए उस पर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा में। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब बोथ। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी आइटम्स दिए गए उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग ही कानून बना सकते हैं। ठीक। अब देखो यहां पर यह चीज बोली गई है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कुछ मैटर्स पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। लेकिन क्या केवल इतना सफिशिएंट है क्या? नहीं। क्यों? अब देखो जैसे मान लीजिए हमारे देश में सबसे बड़ी पोस्ट क्या है, सबसे बड़ी अथॉरिटी क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मेन एग्जीक्यूशन पावर्स नहीं होती हैं, उनके पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन मेन एग्जीक्यूशन की पावर होती है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में। क्योंकि सारी चीज़ों को करता कौन है भाई? प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर करते हैं। अब आज की तारीख में सोचो कि सपोज करो कि आपके घर के पास में कहीं कोई रोड खराब है, तो क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता होगा कि यार इस बंदे के घर के पास में, इस मोहल्ले में, इस एरिया में ये रोड खराब है, उस रोड को सही कराना है? या आपके घर के पास में कहीं पर कुछ गड़बड़ है, तो उस गड़बड़ को दूर करने के लिए क्या प्रधानमंत्री आएंगे? क्या नहीं आएंगे ना। तो होता क्या है कि भाई गवर्नमेंट इंडिया बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट एक एक गली, एक एक मोहल्ले, हर एक जगह के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना सकती। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट्स बहुत सारी अथॉरिटीज को अपनी पावर डेलीगेट कर देती है, उसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कहीं पर भी, जैसे सपोज करो आप लखनऊ में रहते हो, तो लखनऊ में क्या एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप दिल्ली में रहते हो, डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या है? ये लोकल बॉडीज हैं। गवर्नमेंट ने अपनी कुछ पावर्स को डेलीगेट कर दिया इनको कि भाई वहां पर मकान बनना है, नक्शा पास कराना है, वहां पर जाइए। वहां पर रोड खराब है, ये देखेंगे। वहां पर मेट्रो काम होना है, ये देखेंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी पावर्स को इनको डेलीगेट कर दिया। तो इंडिया में लॉ बनाने के पार्ट में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी आता है, जिनको गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट किया। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटीज है। अब यूनिवर्सिटीज तय करती हैं ना कि पेपर कब होगा, कितने बजे होगा,
किस टाइम पे होगा, यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, कौन कौन से बच्चों का एडमिशन होगा, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पासिंग की कैटेगरीज क्या होगी। अब कायदे से देखो तो भाई अगर कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उस यूनिवर्सिटी को अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी। अब यूनिवर्सिटी अपने बायलॉज बनाती है, अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। हम लोग ये मान करके चलते हैं ये सारी की सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है। बनाई गवर्नमेंट ने, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर को डेलीगेट कर दिया है यूनिवर्सिटी को। तो मेरी बात समझ में आई? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ? जिनको गवर्नमेंट ने अपनी पावर्स को डेलीगेट किया है। देखिए तो स्टैट्यूट्स में बेटा उनको भी इंक्लूड किया जाता है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं। वो लोग जो भी रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं, उनके जो बायलॉज होते हैं, उसको भी स्टैट्यूट्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो मेरे ख्याल से स्टैट्यूट्स का मतलब यहां तक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए, आज पहली क्लास थी, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। लेकिन बेटा एक मेरी आपको ज़रूर एडवाइस है कि डेली के डेली जितना पढ़ते चलो उतना घर पे रिवाइज ज़रूर करते चलो, तभी ये क्लासेस फ्रूटफुल होंगी। और इस बात की श्योरिटी मेरी है, पूरा सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन बस रिवीजन आपको साथ साथ में करना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।